अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। पहाड़ों का दामन, बियाबान, जंगल, वीरान, मैं जिस जगह खड़ा हूं, आपको भी हैरत हो रही होगी कि आज मैं व्लॉग करने के लिए कहां आ गया। मैं आज उस जगह आया हूं जिसे गखड़ों का दूसरा दारुल हुकूमत कहा जाता है। का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि ये जगह आज भी गखड़ों से मंसूब है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 765 साल गखड़ों ने ख़ित्ता-ए पोठोहार पर हुकूमत की, लेकिन इनकी सिर्फ़ एक तकोन बनती है और मैं आज तकोन के आखिरी सिरे पर या आखिरी कोने पर खड़ा हूँ। वो तकोन फरवाला से शुरू होती है। कहते हैं जी किला फरवाला जो है वो गखड़ों का सबसे मज़बूत किला था। रवात पहुँचती है यहाँ सरदार सारंग खान अपने 16 बेटों के साथ दफन है और सलीम शाह शेर शाह सूरी का जो बेटा, उसके पास एलची जब भेजा कमाल खान, सरदार सारंग खान ने अपने बेटे को, तो उसने उसे भी मार दिया और उसके बाद हमला किया। और किला रवात में 16 कब्रें मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ी कब्र जो है वो सुल्तान सारंग खान की है। ये तीसरी जगह, इसको कहते हैं दान गली। वैसे तो आमतौर पर धान गली, रांगली, डेंगली सब कुछ कहा जाता है इससे, लेकिन ये बुनियादी तौर पर दान गली है। हम आए हैं दान गली। ये पाकिस्तान और कश्मीर की सरहद पर दरियाई झेलम के बिल्कुल किनारे वाक़ है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ज़रा दिखाइएगा जी। ये खंडर क्या कह रहा हूँ, मतलब जंगल उजाड़। एक ज़माने में यहाँ एक किला बना था जिसे गखड़ सरदार राजड़ खान ने बनवाया था। किला तो पता नहीं कहाँ चला गया, किला का नामो निशान नहीं रहा। उसके बाद फिर जो है वो एक सरदार अलादात खान थे, जिन्हें दोदा खाकी भी कहा जाता है। उनका मज़ार तो यहाँ है। उनकी बीवी रानी मंगू, उसका महल है, कहते हैं नीचे है, मतलब उसके कुछ खंडरात बाकी हैं। हैरत की बात यह है, बल्कि अफसोस की बात यह है कि मुग़लों ने 300-350 साल हुकूमत की और दर्जनों ऐसी जगहें छोड़ गए जहाँ इंसान जाता है और मतलब महल भी हैं, मकबरे भी हैं, बागात भी हैं। लेकिन गखड़ों ने 765 साल की हुकूमत में सिर्फ 3 चीज़ें छोड़ी और उन 3 चीज़ों में से भी कोई चीज़ ऐसी सलामत नहीं कि जिसे मुकम्मल तौर पर आपको दिखाया जा सके। किला फरवाला का व्लॉग भी मैं कर चुका और जो है वो रवात का भी कर चुका। वहाँ भी खाली दीवारों, पत्थरों के सिवा कुछ नहीं है। किला फरवाला के अंदर एक गाँव आबाद है। वो गाँव मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे उस गाँव में इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे पत्थर उन्हीं दीवारों से लिए गए हैं जिन दीवारों से कभी किला फरवाला बना था। रवात की मुरम्मत किसी हद तक हुई है, लेकिन रवात चूँकि रबात से आया है, मैं अपने व्लॉग में कह चुका हूँ कि रबात बुनियादी तौर पर जो है वो सराय को कहा जाता है। अरबी लफ्ज़ है जो बिगड़ कर रबात बन गया और बाद में गखड़ों के कब्ज़े में रहा और वहाँ आखिरी मार्का भी हुआ सुल्तान सारंग खान का। इसी तरह रानी मंगू सारंग खान से ये पहले का वाक़या है। आइए जो इसकी बची कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। पहले तो ये रास्ता आपको दिखाते हैं कि देखें ये रास्ता जो है वो किस तरह का है और उसके बाद फिर जो है वो बात करते हैं जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं। इसके आखिर पर यहाँ एक अभी थोड़ी देर पहले हमें एक साहब मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि जी आप नीचे जा सकते हैं। ज़ोहेब मेरे साथ हैं। ज़ोहेब ज़रा ये नीचे पत्थर ज़रूर दिखाइएगा ताकि पता चले कि हम जो है वो किन पत्थरों पर चल के और कौन सी मतलब वीरान जगह पर आए हैं, इस तलाश में कि वो फसील कहाँ चली गई जो कहते थे जी 100 आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े हों तो उसकी बुलंदी तक पहुँचते थे, यानी इतनी बुलंद फसील थी। यहाँ एक पक्का बंद भी हुआ करता था, हाथियों का जो है वो तालाब। कहते हैं कि गखड़ों का ये फ़ौजी मरकज़ था। तो अब तो ना जो है वो फ़ौजी मरकज़ रह गया और गखड़ों के माशाल्लाह 400-450 गाँव इस इलाके में आबाद हैं, लेकिन किसी गखड़ को अपना कल याद नहीं। हमने उन साहब से भी पूछा, माशाल्लाह उनकी 60 साल के लगभग उम्र थी, उन्होंने भी हमें यही कहा कि हमने सुना ही है कि यहाँ कुछ था, रानी मंगू का महल था, नीचे चले जाएं, जो बाकी बचा खुचा है वो देख लें। तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। ज़ोहेब क्या ख्याल है? जी अब देखते हैं क्या सिचुएशन है नीचे जाके। तो अभी ये सिचुएशन जो आपको नज़र आ रही है वो तो आपके सामने है। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन ये है कि असल में बस वो एक
यूज़ मोस्टली ये जो रास्ते हैं ये सिर्फ अब ये गाँव वाले करते हैं जो भी है, लेकिन वो तो खंडर हो चुके हैं जो कुछ भी थे। नहीं, कोई आसार आपको नज़र आते हैं कि यहाँ कभी कोई किला होगा? बस वो एक आखिरी निशानी है जिधर जा रहे हैं। अगर उस तक पहुँचते हैं तो फिर अब बाकी तो और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा या कुछ इस तरह का कोई सीन। तो ये जी ज़ुहैब मेरे साथ आज जो है वो इन पत्थरों पर सफ़र का जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, साथी। तो हम बड़ी बुरी सड़क से गुजर कर आए हैं, जो सड़क नहीं लगती। ये वो सड़क है, बड़ी अहम सड़क जो पाकिस्तान को कश्मीर से मिलाती है। और इसी सड़क पर जो है वो बाबे यूसुफ रज़ा गिलानी बना हुआ है। वो मुअल्लक पुल जो कभी सस्पेंशन ब्रिज होता था, दान गली की पहचान या दान गली की पहचान, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन नया पुल भी जो है वो मेरा ख्याल है अब उसको भी जंग लगना शुरू हो गया है। तो ज़ुहैब और मैं दोनों, हमको पिछले 1.5-2 घंटे से उस सड़क को सर करना, लोग पहाड़ों को सर करते हैं, हम सड़क को सर करने की कोशिश कर रहे थे। ये जनाब हम पहुंच गए उस खंडर तक, जिसे कहते हैं कि जी रानी मंगू के महल का ये हिस्सा है। तो हाँ, तो ये जाते हैं, इसमें कब्रें थी तो कुछ इस तरह का, लेकिन है तो सब कुछ नहीं। ले जी, हम जो है वो ये एक गुंबद नुमा इमारत है, ज़रा ये गुंबद दिखाइएगा जी ऊपर से। बड़ी खस्ता हालत है और लगता है कि अगर बाहर से कुछ हल्का सा भी किसी ने धक्का दिया तो ये गिर जाएगी। हम इसके नीचे खड़े हैं, अल्लाह जाने जो है कब तक ये सलामत है। कहते हैं कि ये रानी मंगू का महल था। अच्छा, मंगू के हवाले से मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ। 3 जो है वो मंगू या मंगला ये तारीख़ में जो है वो पाई जाती हैं। एक तो मंगला देवी है, हिंदुओं की देवी, जिसके नाम पर जो है वो मंगला डैम के साथ बना हुआ पहाड़ी पर किला है। वो उस मंगला देवी के नाम पर बना हुआ किला है, जो आज भी मंगला किला कहलाता है। और मंगला का गांव भी साथ है छोटा सा, उसी के नाम पर मंगला डैम का नाम मंगला रखा गया। दूसरी मंगला के बारे में कहते हैं कि वो राजा पोरस की बेटी थी। और ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने जब राजा पोरस को शिकस्त दी, गिरफ़्तार किया, तो बड़ा मशहूर जुमला मैं पहले भी किसी एक आध ब्लॉग में कह चुका हूँ कि उसने जो है वो पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया कि वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। तो अलेक्जेंडर ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि तुम जाओ, ये सल्तनत भी ले जाओ। तो कहते हैं कि राजा पोरस जो है वो उसकी जब वो मर गया तो उसके बाद जो है वो उसकी बेटी बरसरे इक़्तिदार आई और उसका नाम मंगला था। और तीसरी ये जिसे जहाँ मैं खड़ा हूँ, वैसे तो एक मंगला और भी है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि एक गखड़ सरदार टिल्ला जोगिया के नीचे एक गांव है, वहाँ की वो रहने वाली थी मंगला, शहज़ादी मंगला, उसको वो ब्याह कर लाया था। लेकिन इसके बारे में तारीख़ की बहुत सारी किताबें खामोश हैं। ये मंगू जो है वो थी रानी मंगू, ये जंजुआ सरदारों की बेटी थी और मलिका नामी एक सल्तनत थी या मतलब रियासत थी, उसके सरदार की जो है ये बेटी थी और सरदार अलादाद खान की बीवी थी। ये उसके नाम से मौसूम है। सरदार अलादाद खान का एक मकबरा दोदा खाकी के नाम से जो है वो है, आपको दिखाते हैं वो मकबरा भी। और जो है वो यहाँ ये मैं बता दूं कि सरदार अलादाद खान ये 18वीं सदी में थे। सुल्तान मुकर्रब खान से मेरा ख्याल को 3-4 सरदार पहले। लेकिन यही कहा जाता है, 2 राय पाई जाती हैं इनके बारे में। एक, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ज़हनी तौर पर माजूर थे, इसलिए रानी मंगू जो है वो यानी अपनी बीवी के हवाले कर दी उन्होंने हुकूमत। और दूसरी राय ये दी जाती है कि वो कुछ वाक़यात ऐसे उनके सामने हुए जंगो जदल के कि जैसे अशोका ने जो है वो 1.25 लाख लाशों पर खड़े होकर तौबा कर ली थी जंग करने से, तो इन्होंने भी जो है वो तसव्वुफ़ का रास्ता इख्तियार कर लिया। सामने एक पहाड़ी है, मैं दूर से जो है वो आपको उसका नज़ारा करवा सकता हूँ क्योंकि उस पहाड़ी पर जा नहीं सकता मैं। तो कहते हैं कि उन्होंने उस पहाड़ी पर डेरा लगा लिया और अपनी रानी से कहा कि तेरी सल्तनत या जो है वो तेरी नियाबत तो चंद दिन की है, लेकिन मेरी नियाबत जो है वो ताक़यामत है। यानी उन्होंने तसव्वुफ़ का रास्ता, सूफ़ीज़्म का रास्ता इख्तियार किया और फिर जो है वो कभी भी जो है वो तख्त पर नहीं बैठे। उनके बेटे थे सरदार दिलावर ख़ान, गखड़ सरदार, तो वो सब कम उम्र थे। तो रानी मंगू ने जो है वो तब तक हुकूमत की जब तक जो है वो सरदार दिलावर बड़ा नहीं हो गया।
किताबों में ये भी लिखा है कि रानी मंगू ने जो है वो बहुत सारी फलाही काम किए और उसे जो है वो उसे या उसके बेटे को, दोनों को इन फलाही कामों की वजह से लखी के नाम से भी याद किया जाता है। यानी लखी से आप यूँ समझ लें कि लुटाने वाला या लखपति। इसके अलावा एक दो की कहानी भी मंसूब है, मैं उस जगह पहुंचकर आपको सुनाता हूं कि दो साहब ने क्या किया था यहाँ पर आकर। आमतौर पर कहा जाता है कि हर गखड़ क्यानी है, मगर हर क्यानी गखड़ नहीं होता। गखड़ खुद को ईरान के अजीम अफसानवी क्यानी बादशाहों की औलाद कहते हैं और ज़ुल्क़ुरनैन को क्यानी कबीले का अदीम जद्द अमजद माना जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में आया है। लेकिन गखड़ कौन थे और कहाँ से आए, इस हवाले से तारीख़ में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ और आसार क़दीमा में दिलचस्पी रखने वाले मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम के ख़्याल में गखड़ कश्मीरी बादशाह अभी साइरस अव्वल के मातहत थे, जिसकी सल्तनत मौजूदा पोठोहार से कश्मीर तक फैली हुई थी। तहम 1720 में दूनी चंद के हाथों लिखी खुद गखड़ों की अपनी तारीख़ की यह गोहरनामा के मुताबिक वो सुल्तान कैद बिन गोहर की औलाद हैं, जो इस्फहान में क्यान का रहने वाला था। उसने तिब्बत और बदख्शां को तस्खीर करके एक सल्तनत की बुनियाद रखी। लेपल ग्रिफिन की किताब चीफ्स ऑफ पंजाब के मुताबिक सुल्तान कैद का ख़ानदान 10 पुश्तों तक कश्मीर के इलाके का हुक्मरान रहा। सुल्तान रुस्तम जब एक बगावत में मारा गया तो उसके बेटे काबिल खान ने नासरुद्दीन सबकतगीन के पास पनाह ली। उसी दौर में गखड़ों ने इस्लाम कबूल किया। काबिल खान का बेटा गखड़ शाह अपने कबीले के हमरा सुल्तान महमूद गजनवी के साथ 1001 में हिंदुस्तान आया, जिसे सुल्तान महमूद ने पोठोहार का इलाका दिया। अल्फिंस्टन अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखता है कि पहली सदी ईस्वी में सियालकोट के राजा रसालू का हरीफ राजा होडी भी गखड़ था। लेकिन मुस्तरद तारीख में महमूद गजनवी और पृथ्वीराज की 1008 में लड़ी जाने वाली लड़ाई का जिक्र है, जिसने आने वाले 1000 साल की तारीख बदल कर रख दी। ये लड़ाई अटक में छछ के मुकाम पर लड़ी गई। शायद इसी फतह की खुशी में सुल्तान महमूद गजनवी ने जंगी हवाले से इंतहाई अहम इलाका किए गोहर को सौंप दिया था, जो पोठोहार में गखड़ों का पहला हुक्मरान और किला फरवाला का मामार माना जाता है। जब मुगल बादशाह बाबर 1519 में हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो ये इलाका 2 हिस्सों में तकसीम था। एक पर तातार खान और दूसरे पर हाथी खान की हुक्मरानी थी। दोनों चाचाजाद थे। तातार गखड़ों का सदर मुकाम किला फरवाला था, जबकि कोहस्तानी इलाके पर हाथी खान की हुक्मरानी थी। जिन दिनों बाबर यहाँ से गुजरकर कल्लर कहार या भेरा में क़याम पजीर था, उन दिनों हाथी खान ने तातार को कत्ल करके उसका इलाका भी हथिया लिया। तातार के दामाद मनूचहर ने बाबर को इस वाक़े की इत्तला दी। कोहस्तान नमक के पार जंजुआ सरदार गखड़ों के अज़ली दुश्मन रहे हैं, चुनाचे उन्होंने भी बाबर से हाथी खान की शिकायत की कि मुसाफिरों को लूटता है, जिस पर बाबर ने भेरा से आकर किला फरवाला का मुहासरा कर लिया। सख्त लड़ाई के बाद हाथी खान किले से फरार हो गया। 15 मार्च 1519 को बाबर ने किला फरवाला के तातार महल में दरबार लगाया। बाद में हाथी खान की सुलहनामे की दरख्वास्त पर बाबर ने उसे मुआफ़ करके सुल्तान के लक़ब से नवाजा। यहीं से मुग़लों और गखड़ों की दोस्ती शुरू हुई। 1525 में हाथी खान को उसकी बीवी ने जहर दे दिया, जिसके बाद तातार खान का बेटा सुल्तान सारंग खान हुक्मरान बना। 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत में मुकाबला किया तो सुल्तान सारंग खान का भाई आदम खान 12,000 गखड़ सिपाही लेकर उस जंग में शरीक हुआ। फतह हासिल करने के बाद बाबर ने गखड़ों को पोठोहार की हुक्मरानी सौंप दी। उसी ज़माने में उन्होंने फरवाला के साथ दान गली में एक और किला बनाया, जिसकी बाकियात मैं तलाश नहीं कर पाया। बाज़ किताबों में है कि किला दानगली की बुनियादें, चंद दीवारें और किले के तराशे हुए पत्थर दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं। किला दानगली के चंद कमरे भी सही हालत में हैं, जिन पर मुकामी आबादी ने रिहाइश इख्तियार कर रखी है। खारदार झाड़ियों, फुलाई के दरख्तों और खुदरो जंगली फूलों ने पूरे किले को अपनी लपेट में ले रखा है। किले का काफ़ी रकबा हमवार करके ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ जा बजा मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े,
और पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं, लेकिन मुझे ड्रोन उड़ाने के बावजूद इनमें से कुछ भी नहीं मिला। किला दानगली के मशरक में वाक़ पहाड़ियों और दरियाए झेलम के अलावा मगरब की तरफ बहुत बड़ी खाई तो मौजूद है, लेकिन किले के कोई आसार नहीं। कि ये गौहरनामा के मुसन्निफ रायज़ादा दूनी चंद के मुताबिक ये किला गखड़ सुल्तान राजड़ खान ने पोठोहार का दारुल हुकूमत दानगली मुंतकिल करते वक्त बनवाया था। 1541 में शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर हुमायूं ईरान की तरफ भाग गया। शेरशाह को मालूम था कि गखड़ मुगलों के वफादार हैं, इसलिए उसने झेलम में रोहतास के मकाम पर एक बहुत बड़ा किला बनवाया। मगर सुल्तान सारंग खान ने शेरशाह की फौज पर छापामार कार्रवाइयाँ जारी रखीं, जिनसे तंग आकर 1548 में शेरशाह सूरी की वफात के बाद उसके बेटे सलीम शाह ने गखड़ों पर फौज कशी की, जिसमें सुल्तान सारंग खान और उनके 16 बेटे मारे गए, जिनकी कब्रें रवात के किले में मौजूद हैं। बाद में सुल्तान आदम खान ने हुमायूं को दिल्ली का इख्तियार दोबारा दिलवाने में भरपूर मदद की। 1978 में शाया होने वाली अजीज़ मलिक की किताब पोठोहार में है कि अकबर आज़म के अहद में 1563 में आदम खान और सारंग खान के बेटों में तनाज़ा उठ खड़ा हुआ, जिसकी वजह सारंग खान के बेटे अलावल खान की बीवी थी, जिस पर आदम खान का बेटा लश्कर खान आशिक हो गया और अलावल खान को कत्ल करा दिया। जवाबन अलावल खान के भाई ने लश्कर खान को मार दिया। इस वाक़े पर इलाके में अफरा तफरी फैल गई, जिस पर अकबर ने मुदाखलत की और रोहतास किले में अकबर आज़म ने गखड़ों में सुलह करवाकर इलाके को तकसीम कर दिया। आदम खान के पोते जलाल खान को रोहतास, सुल्तानपुर और मौजा दानगली समेत 453 गांव दिए गए। कमाल खान के बेटे मुबारस खान को फरवाला समेत 333 गांव मिले। आदम खान के एक और बेटे शेख गंगा को तख्तपड़ी का इलाका और 242 गांव दिए गए। एक बरस बाद मुबारस खान की वफात पर फरवाला भी जलाल खान को मिल गया। कहते हैं कि दानगली में गखड़ सुल्तानों की कब्रें हैं। यहाँ सुल्तान राजड़ खान और रानी मंगू के अलावा सुल्तान फेरोज़ खान और उनके बेटों शाह दौलत खान, बानी दौलताला, गुजर खान, ईसा खान, झंडा गांव और रावलपिंडी शहर के बानी सरदार झंडा खान और तातार खान की कब्रें हैं, लेकिन वहाँ का कोई मकीन उनकी निशानदही न कर सका। मुमकिन है कि गखड़ सुल्तान अलादात खान अलमारूफ दोदा मर्द हक्कानी के मज़ार के अहाते में मौजूद कब्रें उन्हीं सुल्तानों की हों, लेकिन इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। किताबों में है कि सुल्तान अलादात खान अलमारूफ दोदा हक्कानी आखिरी गखड़ सरदार सुल्तान मुकर्रब खान के परदादा हैं, जबकि खुद सुल्तान अलादात खान सुल्तान आदम खान की छठी पुश्त से हैं। रानी मंगो ने अपने दरवेश सिफत शोहर सुल्तान अलादात खान के शायान शान मकबरा तामीर कराया। चूँकि सुल्तान अलादात खान को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने दोदा मर्द हक्कानी का खिताब दिया था, लिहाजा वो तारीख़ में इसी नाम से मशहूर हो गए। दानगली वही मकाम है जहाँ आखिरी गखड़ सुल्तान मुकर्रब खान ने ब्रिजनाथ को मुख्तलिफ देहात के नामों की वजह तस्मिया लिखने को कहा। यह किताब वजह तस्मिया मौज़ूआत परगना दानगली फरवाला के नाम से मुरतब हुई, लेकिन इसमें दानगली की वजह तस्मिया पर बात नहीं की गई, क्योंकि इसका तस्करा उसका वालिद दूनी चंद पहले ही कर चुका था कि डैन देव ने इस इलाके में दहशत फैलाई हुई थी। उससे निजात के लिए गखड़ सरदार राजड़ खान ने गार के सब रास्ते बंद कर दिए और उसके अतराफ में आग लगा दी। देव ने गली से रास्ता निकाल लिया और यूं ये इलाका डैन गली के नाम से मशहूर हुआ, जो आगे चलकर दान गली बन गया। यहाँ के मकामी रिहायशी देव के इस वाक़े को दोदा मर्द हक्कानी से मंसूब करते हैं। वैसे दूनी चंद ने अपनी किताब के गौहरनामा में दान गली को पुरअसरारियत और अजमत अदा करने का कोई मौका ज़ाया नहीं जाने दिया। किताब में पोठोहार की जो वाहिद वजह तस्मिया तख्लीक की गई है वो भी दानगली से जुड़ी हुई है। इस किताब के मुताबिक जब पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी की अफवाज का गजनी की जानिब ताक़ुब करते हुए पेशावर तक गया और वापसी पर दानगली आया तो फूली हुई सरसों और खिले हुए खुदरो फूल देखे तो बेसाख्ता क्या उठा, ई मुल्क पोपे हार अस्त, यानी ये फूलों का देश है। बकौल दूनी चंद के यही पोप हार बाद में पोठोहार कहलवाया।
1765 में गखड़ों के आखिरी सरदार मुकर्रब खान को सिखों की भंगी मिसल के सरदार भंगी सिंह के हाथों शिकस्त हुई, तो गखड़ों के एक और सरदार रईस डोमेली हिम्मत खान ने मुकर्रब खान को दगाबाजी से कैद करके मार डाला। मुकर्रब खान की वफात के बाद उसके 2 बड़े बेटों ने फरवाला और 2 छोटे बेटों ने दान गली का किला ले लिया, लेकिन गुजर सिंह ने उनको न सिर्फ तमाम इलाकों से महरूम कर दिया बल्कि फरवाला पर चढ़ाई करके किले को भी तबाह कर दिया। गखड़ सरदारों को कैद करके जम्मू भेज दिया गया। सिखों ने गखड़ों के सर की कीमत 1 रुपया लगा दी, जिस पर कई शहजादे और सरदार मारे गए, और जो बच गए वो या हिजरत कर गए या फिर अपनी जातें बदल कर रहने लगे। उसी जमाने में गखड़ राजा और क्यानी कहलाने लगे। 1818 में रईस रावलपिंडी मलक्खा सिंह थे पूरिया के पोते आनंद सिंह थे पूरिया ने गखड़ों से तमाम जागीरें छीनकर उन्हें मुफलिस कर दिया, लेकिन 1826 में कुछ गखड़ खानदानों को फरवाला के मालकाना हकूक दिए गए जो आज भी वहां आबाद है। ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो देव कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ उसे जो है वो दबाया गया। कहते हैं जी दान देव का नाम था, और गली चूँकि उसने पहाड़ी को चीरा था तो लिहाजा उसके पहाड़ी को चीरने से गली बन गई थी, इसलिए जो है वो इसका नाम दान गली है। चलें, ये भी अच्छा हुआ, जोग्राफ़ी का पता था, तारीख़ का नहीं था पता कि इसको दान गली क्यों कहा जाता है। तो आज यहाँ आकर ये पता भी चल गया कि जी इसका नाम दान गली क्यों है। मैं दोदा हक्कानी के मज़ार के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जो है वो एक तख्ती लगाई गई है, क्योंकि ये दरगाह महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम है। इसमें जो तारुफ़ लिखा हुआ ये कि आपका ख़ानदान अरब से बसिलसिला तबलीग दीन बरसगीर में वारिद हुआ और मखलूक़ खुदा को कुफ्र व ज़लालत से निकाल कर खुदा शनास किया। हज़रत दोदा मर्द हक़ानी ने बमुशियत एज़दी हाड़ी गला से गिरता पोठवार की तरफ रुख किया और पोठवार की खूबसूरत और दिलनशीन जगह धान गली को अपना ठिकाना बनाया, और यहीं आप अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। अब मसला ये है कि ये जो तारीख़ महकमा औक़ाफ़ ने लिख कर यहाँ लगाई है, इसमें और तारीख़ की जो हकीकत है इसमें बहुत फ़र्क है। दोदा हक्कानी नाम के कोई बुज़ुर्ग सिलसिला तसव्वुफ़ में मौजूद नहीं, बल्कि तारीख़ ये कहती है कि यही वो सरदार अलादात ख़ान थे जिन्होंने हुकूमत छोड़ी थी, और उसके बाद रानी मंगो आपकी जो बीवी थी वो हुक्मरानी करती रही उस वक्त तक जब तक कि उनका बेटा बालिग नहीं हो गया, यानी सरदार दिलावर ख़ान। यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले, और ये जो तख्ती मैंने आपको दिखाई इसके मुताबिक दोदा हक्कानी बहुत पहुँची हुई शख्सियत थे, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक और तारीख़ी हक़ाइक़ के मुताबिक औरंगज़ेब आलमगीर ने इनकी खुदा तरसी, इनकी तबीयत और इनके जो है वो मतलब हुक्मरानी छोड़कर अल्लाह का रास्ता इख्तियार करने पर इन्हें दोदा हक्कानी का ख़िताब दिया। और यही वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर आकर अपने रानी मंगू को ये कहा था कि तेरी नौबत तो चंद रोज़ा है, मेरी नौबत क़यामत तक की है। तो ये सरदार अलादात ख़ान की कब्र है जिसे दोदा हक्कानी बनाकर पेश किया गया, और यहाँ के लोग बड़ा मुस्तरद और मुस्तकिल अक़ीदा रखते हैं। जुमेरात को यहाँ बाकायदा बाज़ार लगता है, मेला होता है, बहुत सारी दास्तानें मंसूब हैं। कहते हैं कि जो देव का मैंने ज़िक्र किया था कि जी देव जो है वो तंग किया करता था, कहते हैं बहुत शरारती देव था, और उसी का नाम दान था, जिसकी वजह से जो है वो इसका नाम जो है वो दान गली रखा गया। बकौल यहाँ के मुकामी रहने वालों के जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई, उनका कहना यह था कि सरकार ने यानी मर्द दोदा हक्कानी ने उसका ताक़ुब किया और उसने एक उसको चीरा, पहाड़ी को रास्ता बनाया, और जो दोदा हक्कानी हैं वो उनके पीछे पीछे थे, मतलब घोड़े पर। बकौल इनके घोड़ों के सुमों के निशान भी मौजूद है। और ये जी देव की खबर ये है। ये जी वो एक कह सकते हैं आप
यहाँ जब वो देव पहुँचा तो दोदा हक्कानी सरकार ने जो है उसको पकड़ लिया और यहाँ पर उसे ज़मीन में धंसा दिया गया। और ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा आपको देव। और यहाँ जो है वो दिए वगैरह भी हम जलाते हैं, मतलब वही हमारा जो अक़ीदा मुस्तकिल है और रहेगा। अच्छा, अब सूरत ये है कि जो हालात व वाक़यात हैं उनकी रूह से तो ये सरदार अदात ख़ान की ख़बर है। इनकी बेटी यानी इनकी और जो मंगू सुल्ताना थी या शहज़ादी मंगू थी, इनकी बेटी थी शहज़ादी महापारा। उसकी शादी औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे अकबर शाह सानी से हुई थी, यानी उनकी बहू थी। तो अगर फिर हम यहाँ आते हैं तो वो नज़रिया भी बातिल हो जाता है कि जी दान गली का नाम जो है वो इस देव की वजह से रखा गया, क्योंकि ये तो जो है वो 18वीं सदी में गुज़रे हैं, यानी 1700 कुछ में। और दान गली में सुल्तान राजड़ ने ये जो है वो किला बनाया था। सुल्तान अलादाद का जो इंतकाल है वो 1726 ईस्वी में हुआ था। तो यानी ये जो मकबरा बनाया गया या जो देव का वाक़या मंसूब किया गया ये 1726 का है। और ये दान गली का जो किला है, जो अब किला तो नहीं रह गया, उसके आसार ही रह गए हैं, ये फिर चीज़ें जो है वो आपस में मेल नहीं खाती। तो हमने जो है वो अपने तौर पर तारीख़ वैसे लिखना तो मौरख़ों का काम है और मौरख़ ही लिखते हैं, लेकिन हमने अपने तौर पर मतलब यहाँ की तब ये नहीं कहा, इसमें गखड़ कबीले को मैं मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता, लेकिन ये चूँकि गाँव गखड़ों के हैं और मतलब आसपास का जो इलाका है वो इनकी मिल्कियत है। लेकिन ये मैं नहीं वसूख से कह सकता कि ये कहानी कहाँ से घड़ी गई, लेकिन ये है कहानी। तारीख़ में इसकी कोई शहादत नहीं है। तारीख़ में यही है कि सरदार अलादात ख़ान हुक्मरानी से तायब होकर उन्होंने जो है वो तसव्वुफ़ का रास्ता अपनाया और मर्द हक्कानी, दोदा मर्द हक्कानी का ख़िताब उन्हें औरंगज़ेब आलमगीर ने दिया। अब ये अल्लाह जाने, इस कब्र में लेटा हुआ जो भी है वो हस्ती जाने और तारीख़ जाने। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि दान गली आकर बहुत मायूसी हुई। ख्याल ये था कि शायद फरवाला की तरह, शायद रवात की तरह कोई एक दरवाज़ा सलामत मिल जाए उस किले का, जिस किले के बारे में कहा जाता है कि 1200 साल पहले बना था। लेकिन यहाँ आकर बेहद मायूसी हुई कि यहाँ सिवाय झाड़ियों के और एक छोटे से गुंबद नुमा एक ढांचे के और कुछ भी नहीं है। गखड़ों ने अपनी तारीख़ न बनाई न लिखी। इस मैंने जो है वो पहले भी कहा कि इनसे तो मुग़ल अच्छे कि 300-350 साल में वो इतनी चीज़ें छोड़ गए कि हम जहाँ चाहें, जहाँ पूरे हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान का इलाका भी शामिल है, कि उन्होंने कोई ना कोई यादगार छोड़ी। लेकिन पोठोहार के किले में और पोठोहार के इलाके में गखड़ों की तुकौन फरवाला से शुरू होकर रवात से होती हुई यहाँ धान गली पर ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।